जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मिशन आईक्यू के डेली करंट अफेयर्स एपिसोड में। और आज है 18 अगस्त 2026 और हम आपके लिए लाए हैं कुछ महत्वपूर्ण खबर जो सवालों के माध्यम से करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के पहली खबर से। दोस्तों, आज का पहला खबर है, भारत सरकार का दूरसंचार विभाग यानी कि डीओटी है, वर्ष 2026 में ब्रिक्स आईसीटी ट्रैक की मेजबानी किस शहर में करेगा। हम फिर से सवाल को पढ़ते हैं। भारत सरकार का दूरसंचार विभाग यानी कि डीओ2 वर्ष 2026 में ब्रिक्स आईसीटी ट्रैक की मेजबानी किस शहर में करेगा। दोस्तों, इसका उत्तर हो जाएगा सी, पुणे। ठीक है, जैसा कि आपको पता होगा कि भारत को 2026 का ब्रिक्स का अध्यक्षता मिला हुआ है और भारत के विभिन्न शहरों में जो दोस्तों कुछ न कुछ बैठकें हो रही है। और फिलहाल जो 17 अगस्त से 21 अगस्त तक जो है पुणे में जो बैठक हो रही है वो ब्रिक्स इंफॉर्मेशन और कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी से रिलेटेड किया जा रहा है। इसका उद्देश्य यही है, जो ब्रिक्स देश है उसके बीच डिजिटल और आईसीटी सहयोग को बढ़ावा देना है। दोस्तों, अगर हम बात करें भारत की जो ब्रिक्स जो अध्यक्षता मिला हुआ है उसकी आधिकारिक थीम की बात करें तो लचीलापन, नवाचार, सहयोग और सत्ता के लिए निर्माण, ये इसका आधिकारिक थीम है। ठीक है, आपको पता होगा कि भारत में विभिन्न शहरों में जो दोस्तों ब्रिक्स की कुछ न कुछ बैठकें हो रही है। अगर हम बात करें फाइनेंस और इंडस्ट्री से रिलेटेड बैठकें जो जयपुर में हुआ, कल्चर से रिलेटेड बैठकें भोपाल में हुआ, आईसीटी डिजिटल से रिलेटेड जो बैठकें वो पुणे में चल रहा है, एजुकेशन से रिलेटेड बैठकें भुवनेश्वर में हुआ, स्पेस से रिलेटेड जो बैठक है वो आपके बेंगलुरु में भी हो गया है। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से देखा जाए 2026 में ब्रिक्स बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो आपके लिए यह सवाल बन सकता है। अगला सवाल देखते हैं दोस्तों। स्वतंत्रता दिवस 2026 के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विकसित भारत के लिए निम्नलिखित में से कौन सा विजन जो वो प्रस्तुत किया है। बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है, आप इसको स्टार मार्क कर लो। जो स्वतंत्रता दिवस जो हुआ इस बार 2026 के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विकसित भारत के लिए निम्नलिखित में से कौन सा विजन जो वो प्रस्तुत किया है, तो इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों बी, यानी कि सप्त धारा। दोस्तों, फिलहाल जब मोदी जी भाषण दे रहे थे लाल किले से, प्रधानमंत्री जी, तो उन्होंने अपने संबोधन में जो है वो शक्ति की सप्तधारा का जो विजन है वो प्रस्तुत किया है। ये जो शक्ति की जो सप्तधारा है, एक्चुअली 7 प्रमुख धाराएं इसमें है। पहला है मैन्युफैक्चरिंग पावर, विनिर्माण शक्ति, उसको बढ़ावा देना है। एग्रीकल्चर और फूड प्रोडक्शन, जैसे कि फूड प्रोसेसिंग यूनिट लगाना, ये सब चीज़ों को बढ़ावा देना है। टेक्नोलॉजी और इनोवेशन, यानी कि जो प्रौद्योगिकी और नवाचार है उसको बढ़ावा देना है। गति शक्ति, यानी कि जो बुनियादी ढांचा और लॉजिस्टिक है उसकी इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा देना है। डिफेंस पावर, यानी कि मेक इन इंडिया के तहत ज़्यादा से ज़्यादा जो हमारा डिफेंस हथियार है उसको खुद ही देश में बनाया जाए। ग्रीन और ब्लू इकोनॉमी, यानी कि जो नीली अर्थव्यवस्था है, समुद्र से जुड़ी हुई जो अर्थव्यवस्था है उसको बढ़ावा देना है। और सॉफ्ट पावर, यानी कि भारत की जो सांस्कृतिक और वैश्विक प्रभाव है उसको बढ़ावा देना है। जैसे कि हमने योगा दिया, आयुर्वेद दिया, तो इस तरह की चीज़ें हम भारतीय जो संस्कृति माध्यम से हम ट्रांसफर करते हैं, कहीं ना कहीं हमारे लिए सॉफ्ट पावर का काम करता है। तो आप इसको स्टार मार्क कर लो, बिकॉज ये आपको आगामी आने वाले एग्जाम में सवाल पूछ सकता है इससे। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। वो है भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो का जो स्थापना दिवस प्रत्येक वर्ष किस दिन जो है मनाया जाता है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो का स्थापना दिवस प्रत्येक वर्ष किस दिन मनाया जाता है, तो इसका उत्तर हो जाएगा ए, 15 अगस्त। ठीक है, हर साल 15 अगस्त को जो है स्थापना दिवस मनाया जाता है। 15 अगस्त 1969 को इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो का जो स्थापना हुआ था और इसीलिए 15 अगस्त को जो है इसरो का स्थापना दिवस मनाया जाता है। अगर हम स्थापना की बात करें तो कब हुआ है, 15 अगस्त 1969। मुख्यालय कहाँ है, बेंगलुरु कर्नाटक में। प्रशासनिक विभाग क्या है, डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस। और जब स्थापना हुआ था तो डॉक्टर विक्रम साराभाई जो है उन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाया था और बाद में फिर डॉक्टर विक्रम साराभाई जो है इसरो का प्रथम चेयरमैन भी बने थे। इसका उद्देश्य क्या है, तो भारत के जो अंतरिक्ष कार्यक्रम विकास है और अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी है उसके राष्ट्रीय विकास में सहयोग देना। दोस्तों, इसरो पहले जो है वो इनकोस्पार था। क्या नाम था, इनकोस्पार। इनकोस्पार का बात करें तो इंडियन नेशनल कमिटी फॉर स्पेस रिसर्च, ये नाम था।
जो स्थापना हुआ था 1962 में। फिर बाद में जो है इसरो की स्थापना 1969 में हुआ और उसके अंदर एक डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस जिसका स्थापना 1972 में हुआ। तो आपके लिए ये भी इम्पोर्टेंट है, स्टार मार्क कर लो। चलते हैं अगला सवाल पर। एशिया का पहला जो डेजर्ट नाइट सफारी और जूलॉजिकल पार्क किस स्थान पर शुरू किया जाएगा? बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। एशिया का पहला डेजर्ट नाइट सफारी और जूलॉजिकल पार्क किस स्थान पर शुरू किया जाएगा? तो दोस्तों इसका उत्तर होगा बी, डीसा, गुजरात में। हाल ही में दोस्तों जो गुजरात के डीसा है उसमें एशिया का पहला जो डेजर्ट थीम नाइट सफारी जूलॉजिकल पार्क है उसको विकसित किया जा रहा है। ये दोस्तों परियोजना जो है वो सेंट्रल जू अथॉरिटी को मंजूरी मिल चुकी है और ये डेजर्ट में क्या होगा, इससे क्या होगा कि जो वर्ल्ड लाइफ जो कंजर्वेशन है, वर्ल्ड लाइफ एजुकेशन है, इको टूरिज्म है, उसको कहीं न कहीं बढ़ावा आपको यहाँ पर मिलेगा। कहाँ पर शुरू किया गया है? डीसा में। ये जगह कहाँ है? तो जिला का नाम है बनासकांठा जो कि गुजरात राज्य में स्थित है। इस परियोजना का क्या नाम है? तो एशिया फर्स्ट डेजर्ट थीम नाइट सफारी जूलॉजिकल पार्क। ड्राइव थ्रू नाइट सफारी मंजूरी किसने दी है? तो सेंट्रल जू अथॉरिटी यानी कि सीजीए ने। आपको हम बता दिए। विशेषता क्यों है? क्योंकि रेगिस्तान वाला क्षेत्र में, शुष्क वाला क्षेत्र में, तो कुछ यहाँ पर जो वन्य जीव होते हैं जो रात में ही जो है वो दिखते हैं, तो इसी की वजह से इसको जो है शुरुआत किया गया है। और एग्जाम में क्या आ सकता है? क्योंकि आपको ये गुजरात की बात आ रहा है, डेजर्ट की बात आ रहा है, तो जो गुजरात की अगर हम डेजर्ट की बात करें दोस्तों, तो कच्छ सबसे बड़ा गुजरात का जो डेजर्ट रीजन होता है, तो इसलिए भी ये एग्जाम में आ सकता है। कच्छ से रिलेटेड भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला सवाल देखते हैं। उत्तर प्रदेश के झांसी स्थित लगभग 140 वर्ष पुराने परीक्षा बांध को किस संस्था द्वारा वर्ल्ड हेरिटेज इरिगेशन स्ट्रक्चर का दर्जा दिया गया है? फिर से सवाल को एक बार पढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश के झांसी स्थित लगभग 140 वर्ष पुराना परीक्षा बांध को किस संस्था द्वारा वर्ल्ड हेरिटेज का दर्जा दिया गया है? तो दोस्तों ऑप्शन हो जाएगा सी, ICID। किसके द्वारा दिया गया है? ICID। दोस्तों झांसी के 140 वर्ष पुराने जो परीक्षा बांध है उसको मिला है वर्ल्ड हेरिटेज इरिगेशन स्ट्रक्चर का दर्जा। ठीक है, और ये भारत के लिए काफी महत्वपूर्ण रोल अदा करता है। ये जो परीक्षा बांध है दोस्तों 140 वर्ष पुराना, आप सोचो 140 वर्ष। ठीक है दोस्तों, ये महत्वपूर्ण क्यों है? क्योंकि ये झांसी में स्थित है। किस नदी पर स्थित है? तो बेतवा नदी पर है। लगभग 140 वर्ष पुराना है और मान्यता वर्ल्ड हेरिटेज इरिगेशन स्ट्रक्चर के द्वारा इसको मिल गया है। दोस्तों ये जो मान्यता है वो ICID की जो ऐतिहासिक सिंचाई और जल निकासी संरचनाओं है उसको शामिल मान्यता देने का उसके पीछे जो रीजन होता है, जैसे 100 वर्ष से अधिक पुराना होना चाहिए और उसका संबंध जो है सिंचाई और कृषि और जल प्रबंधन से होना चाहिए। तब फिर आपको जो ICID है यानी कि इंटरनेशनल कमीशन ऑन इरिगेशन एंड ड्रेनेज, वो आपको इसका मान्यता देता है। ठीक है, उद्देश्य क्या है? ऐतिहासिक सिंचाई संरचनाओं का संरक्षण, दस्तावेजीकरण और उसके महत्व को पहचानना। तो ये कारण है, इसीलिए 140 वर्ष पुराने जो परीक्षा बांध है उसको जो है आपको यहाँ पर दर्जा मिला है वर्ल्ड हेरिटेज इरिगेशन स्ट्रक्चर का। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल हो सकता है, आप इसको स्टार मार्क कर लो। ठीक है, अगला सवाल है दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। वो है IIC बेंगलुरु द्वारा एस्पायर लैब और गूगल के सहयोग से लॉन्च किया गया सर्वनी मुख्यतः किससे संबंधित है? बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है दोस्तों। IIC बेंगलुरु द्वारा एस्पायर लैब और गूगल के सहयोग से लॉन्च किया गया सर्वनी मुख्यतः किससे संबंधित है? तो दोस्तों ये एक स्पीच AI मॉडल है। क्या है? स्पीच AI मॉडल है जो किसने विकसित किया है? तो भारत के विज्ञान संस्थान यानी कि IIC बेंगलुरु और एस्पायर लैब और आर्टपाक ISC से जुड़े शोधकर्ताओं ने सर्वनी नामक जो है एक मल्टीलिंगुअल ऑटोमेटिक स्पीच रिकॉग्निशन मॉडल जो वो विकसित किया है। इसको हम शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं? ASR। ठीक है, और इसमें होगा क्या कि जो भारतीय भाषाओं है वो कम संसाधन वाली भाषाओं को बेहतर करेगा, जिसे जो नहीं समझ में आ रहा है यहाँ पर होगा क्या कि आप बोलो उसको टैक्स के तकनीक में विकसित करेगा फिर डिलीवर करेगा दूसरे के पास। नाम क्या है? सर्वनी 1.0। काम क्या है? मल्टीलिंगुअल ऑटोमेटिक स्पीच रिकॉग्निशन, जैसे कि ट्रांसलेट करेगा 65 जो भारतीय भाषाओं हैं इसमें जो है कवरेज होगा। आप 65 भारतीय किसी भी भाषा में आप बोलो, 65 भारतीयों में आप सुन सकते हो। ठीक है, किसने विकसित किया? तो IIC बेंगलुरु ने विकसित किया है।
इसमें एक लैब है स्पायर लैब, उसके द्वारा ये विकसित किया गया है। ठीक है दोस्तों। अगला सवाल है, बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है, वो है सूर्यपथ तिरंगा ग्लोबल रिले की शुरुआत किस देश से हुई और यह कितने देशों की यात्रा के बाद समाप्त हुआ? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा बी फिजी, और 54 देशों की यात्रा के बाद ये समाप्त हो गया। सूर्य पथ तिरंगा जो ग्लोबल रिले है, वो फिजी से शुरू होकर के 54 देशों का सफर जो वो पूरा कर लिया। पहल का नाम क्या है दोस्तों? सूर्य पथ तिरंगा ग्लोबल रिले। शुरुआत फिजी से हुआ और कुल 54 देशों की यात्रा के बाद ये समाप्त हो गया। मुख्य प्रतीक के रूप में हमारा राष्ट्रीय ध्वज यानी कि तिरंगा। उसका उद्देश्य क्या था? जो भारतीय स्वतंत्रता की जो भावना है वो वैश्विक स्तर पर प्रदर्शन करना, और जो इंडियन डायस्पोरा है उसको जोड़ना, और भारत की जो सांस्कृतिक और राष्ट्रीय पहचान है उसको बढ़ावा देना। महत्व क्या है? विभिन्न देशों में बसे जो भारतीय समुदाय हैं, भारत की स्वतंत्रता दिवस समारोह में जोड़ने वाली जो वैश्विक पहल है उसमें एकजुटता दिखाना। अगर हम बात करें दोस्तों फिजी का, तो फिजी एक दक्षिण प्रशांत महासागर में स्थित एक छोटा सा देश है जिसका राजधानी सुवा है, और यहाँ पर जो करेंसी चलती है वो फिजियन डॉलर चलती है। यहाँ जो भाषाएं बोली जाती है वो इंग्लिश है, इटा टापू है, फिजी हिंदी, ये 3 प्रमुख भाषाएं जो है बोली जाती है। अगला सवाल है दोस्तों, भारी उद्योग मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार भारत में सबसे अधिक ईवी चार्जिंग स्टेशन किस राज्य में है? ठीक है, भारी उद्योग मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार भारत में सबसे अधिक ईवी चार्जिंग स्टेशन किस राज्य में है? तो दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा सी, महाराष्ट्र। ठीक है, तो महाराष्ट्र में दोस्तों भारी उद्योग मंत्रालय ने अभी एक आंकड़ा जारी किया है राज्यसभा में। ये 29 जुलाई 2026 को ये आंकड़ा आया था, जिसमें बताया गया है कि महाराष्ट्र में 6,985 ईवी चार्जिंग स्टेशन है, जो देश में सबसे अधिक है। इसके बाद कर्नाटक में 6,805 है, दूसरे स्थान पर है। देश भर में कुल देखा जाए तो 52,718 ईवी चार्जिंग स्टेशन जो वो दर्ज किए गए हैं। पहले नंबर पर महाराष्ट्र है, दूसरे पर कर्नाटक है, उत्तर प्रदेश है, तमिलनाडु, तेलंगाना और केरल है। ठीक है, कुल अगर बात करें तो 52,718 जो है ईवी चार्जिंग स्टेशन बनाए गए हैं। दोस्तों इससे रिलेटेड हमारा जो एक पीएम ई ड्राइव स्कीम है, पीएम ई ड्राइव स्कीम के तहत ईवी पब्लिक चार्जिंग स्टेशन स्थापित करने के लिए 2,000 करोड़ का प्रावधान किया गया है, और इसके अंतर्गत केंद्र सरकार के मंत्रालय, सीपीएससी, राज्य यूटी सरकारों और उनके पीएसयू को प्रस्ताव दे सकते हैं। तो ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, आप इसको जो है स्टार मार्क कर लो। आने वाला है सवाल। ठीक है, अगला सवाल है, लगातार दूसरे वर्ष चेस ई स्पोर्ट वर्ल्ड कप का खिताब किसने जीता है? लगातार दूसरे वर्ष चेस ई स्पोर्ट वर्ल्ड का खिताब किसने जीता है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा बी, मैग्नस कार्लसन ने जीता है। ठीक है, तो मैग्नस कार्लसन ने लगातार दूसरी बार यह खिताब जो है वो जीता है। ये नॉर्वे के ग्रैंड मास्टर है। 15 अगस्त 2026 को पेरिस में आयोजन किया गया था, और ये लगातार दूसरी बार इन्होंने जो है देश जो जीत है वो दर्ज किया। फाइनल में किसको हराया? तो डेनिस लाजाविक को हराया, जो कि बेलारूस के खिलाड़ी हैं। 2-0 से इन्होंने हरा करके ये खिताब जो है अपना नाम पर बरकरार रखा। 2025 में भी इन्होंने इस प्रतियोगिता को जीता था, पहला चैंपियन इन्होंने ही बना था। ठीक है, विजेता कौन है? मैग्नस कार्लसन। उप विजेता डेनिस लाजिक। वर्ष 2026, आयोजन पेरिस फ्रांस, 15 अगस्त 2026 को किया गया। उन्होंने दूसरी बार जीता। पहली बार जब सऊदी अरबिया में आयोजन किया गया था तो भी कास मैग्नसन ही जीता था। ठीक है, देखा जाए तो ये कहाँ का रहने वाले हैं? नॉर्वे के रहने वाले हैं, और ये बहुत ही ग्रैंड मास्टर, जबरदस्त ग्रैंड मास्टर है, और इन्होंने 2013 में विश्व शतरंज चैंपियन भी बना था। तो इनका एक नाम है शतरंज की दुनिया में। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं दोस्तों, रूस ने यूक्रेन के जो ओसार्ड बैंक के मामले में भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश डी.वाई. चंद्रचूड़ को किस भूमिका में नियुक्त किया है? हम फिर से सवाल को एक बार पढ़ते हैं। रूस ने यूक्रेन के जो ओसार्ड बैंक के मामले में भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश डी.वाई. चंद्रचूड़ को किस भूमिका में नियुक्त किया है? तो इसका उत्तर हो जाएगा बी, मध्यस्थ यानी कि आर्बिट्रेटर की भूमिका के रूप में इसको नियुक्त किया है। कौन नियुक्त किया है? रूस ने किया है। दोस्तों मामला क्या है, जो डी.वाई. चंद्रचूड़ हैं उनको जो है रूस के तरफ से आर्बिट्रेटर नियुक्त किया गया है। मामला ये है कि एक यूक्रेन का सरकारी बैंक है ओसार्ड बैंक, उससे जुड़े एक निवेश विवाद है, और उसके लिए 2 देशों की यहाँ पर मध्यस्थ किया जा रहा है। 2 देश मिलकर के यहाँ मध्यस्थ करा रहे हैं, भारत और ग्रीस। तो भारत के तरफ
से डीवाई चंद्रचूड़ गए हैं, जो कि नियुक्त किसने किया है? रूस ने किया है। तो ये मामला जो है रूस और यूक्रेन के बीच जो है एक संरक्षण सदी के तहत जुड़े से विषय से जुड़ा हुआ है, जिसमें बैठक होगा और इस बैठक में भारत की तरफ से डीवाई चंद्रचूड़ जो रूस के सपोर्ट में रहेंगे। ठीक है, नाम क्या है? डीवाई चंद्रचूड़। ये भारत के मुख्य न्यायाधीश रह चुके हैं। फिलहाल ये पंच के रूप में आने वाले हैं और रूस की तरफ से ये है और बैठक होने वाला है। और ये मामला क्या है? तो ऑस्चर्ड बैंक और यूक्रेन का सरकारी स्वामित्व वाला बैंक जो है ऑस्चर्ड बैंक, इसका लेकर के प्रॉब्लम हो गया था, विवाद हो गया था। उसी को लेकर के जो है वो यहाँ पर जो है बैठक हो रहा और इसमें डीवाई चंद्रचूड़ जो है पंच के रूप में भूमिका निभाएंगे। ठीक है, अगला दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। रोमानिया ने गंभीर सूखे और डेन्यूब नदी के जलस्तर में गिरावट के बीच किस परमाणु संयंत्र के दूसरे रिएक्टर को बंद करना शुरू किया है? रोमानिया ने गंभीर सूखे और डेन्यूब नदी के जलस्तर में गिरावट के बीच किस परमाणु संयंत्र के दूसरे रिएक्टर को बंद करना शुरू किया है? तो दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा बी, है ना, सर्वनावड़ा न्यूक्लियर प्लांट, है ना, सर्वनावड़ा न्यूक्लियर प्लांट को जो है बंद करना शुरू कर दिया है। ये दूसरा है, इससे पहले एक और यूनिट जो है वो बंद हो चुका है। तो फिलहाल हुआ क्या है कि जो रोमानिया जो देश है वहां पर एक नदी है, डेन्यूब नदी है, उसका जो जल स्तर वो काफी नीचे चला गया है। इसके कारण से जो सर्वनावड़ा न्यूक्लियर पावर प्लांट है उसको पानी सप्लाई करने में दिक्कत आ रहा है, क्योंकि कोई भी पावर प्लांट होता है उसमें पानी की जो खपत होता है काफी ज्यादा होता है। अगर सारा पानी इधर ही चला जाएगा तो जो रोमानिया के लोग हैं पियेंगे क्या? इसलिए सरकार ने वहां डिसीजन लिया और जो पावर प्लांट है उसी को बंद कर दिया। जबकि आपको पता है 20% बिजली जो है ये पूरे देश को उपलब्ध कराता है। एक बहुत बड़ा सोर्स है बिजली का यहाँ पर ये न्यूक्लियर प्लांट। अब इसी को बंद कर दिया। कारण क्या है? पानी। तो दोस्तों ग्लोबल वार्मिंग का जो इफेक्ट है वो पूरे वर्ल्ड में धीरे-धीरे आपको देखने को मिलता है। मैंने कल पढ़ाया था कि अमेरिका के जो साउथ वेस्ट है ना? अमेरिका जो यूएसए है वहाँ पर भी एक नदी है, वो भी सूख गया। तो वहाँ पर जो नदी है, वहाँ पर एक लेक मिड है, वो सूख गया। लेक मिड सूखने का कारण जो है, वहाँ पर समस्या उत्पन्न हो गया। तो ये एक देश का नहीं है, भारत में भी है। आप भारत में बाढ़ आ रहे हैं, तो बहुत समस्या जो है, बड़ी समस्या है। इसका समाधान तो सबको ढूँढना पड़ेगा। हमारे लिए क्या इम्पोर्टेंट है? डानुब रिवर यूरोप की प्रमुख नदियों में से एक है। ये ब्लैक सी में जाकर के गिरता है। ये सर्नोडा न्यूक्लियर प्लांट कूलिंग सिस्टम के लिए एक महत्वपूर्ण जल स्रोत है, जो कि अब बंद हो चुका है। कारण नदी का जो जल स्तर है वो काफ़ी नीचे चला गया है। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आज हम यहीं समाप्त करते हैं। अगर आपको पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करें। थैंक यू।